हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देखने जा रहे हैं हमारी यूपीएससी प्रीलिम 2015 का जीएस पेपर 1 डिस्कशन। यह है इसका पार्ट 1 और आज हम कवर करने जा रहे हैं 20 एमसीक्यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हमारी मई मंथ की स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर आपने कल 2015 का जो हमारा जीएस पेपर 1 है उसे सॉल्व नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज उसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का जो प्रॉफिट है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारी यूपीएससी प्रीलिम 2017 के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड द मनी बिल। ठीक है, मतलब राज्यसभा को मनी बिल के बारे में कुछ भी पावर नहीं है, दैट इज टू अमेंड या फिर टू रिजेक्ट, ऐसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट इज सेकंड स्टेटमेंट इज द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, मतलब जो राज्यसभा है वो डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में वोट नहीं कर सकती है। एंड थर्ड इज द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब राज्यसभा जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस नहीं कर सकती, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें पूछा गया कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बात सही है कि राज्यसभा को कोई पावर नहीं है आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, मतलब ये फर्स्ट सही है। सेकंड जो ये बात भी सही है कि ये राज्यसभा जो है ना यहाँ पे वोट नहीं कर सकती। ठीक है, वोट नहीं कर सकती डिमांड फॉर ग्रांट के लिए, लेकिन इस पे डिस्कशन कर सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है यहाँ पे कैन नॉट डिस्कस, जी डिस्कस जो है यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज हमारे बजट के बारे में राज्यसभा जो है वो डिस्कशन कर सकती है। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 1 एंड 2 जो है ये बात सही है, सो इसका आंसर है बी, दैट इज 1 एंड 2 ओनली। आप चाहे तो इसके बारे में हमने कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो बता दिया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विथ रेफरेंस टू दी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये पूछा गया कि इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इन्वेजिव टैक्सेस। ठीक है, मतलब ये जो पार्टी थी इसने ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट कर रहे और टैक्सेस को इवेजन करने के लिए एडवोकेट मतलब रेकमेंड किया था। एंड नेक्स्ट इज सेकंड स्टेटमेंट इज इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेरियनशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। ठीक है, ये चाहता था, ये जो पार्टी है वो चाहती थी कि प्रोलेटरिएट की डिक्टेटरशिप लाई जाए, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट इज इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, मतलब ये चाहता था कि जो माइनॉरिटी है हमारी और ऑप्रेस्ड क्लासेस जो इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाए। तो इनमें से कौन से करेक्ट है? तो देखिए इसमें से ना डी आंसर इसका, मतलब कोई भी करेक्ट नहीं है। क्यों? तो देखिए हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सीएसी दैट इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है वही है ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी advocated decentralization of socialism in which cooperatives, trade unions, independent farmers and local authorities would held substantially share of the economic power। ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन चाहता था, ना ही डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट इज द सेक्युलरिस्ट दे होप टू ट्रांसेंड द कम्युनल डिवीजन थ्रू क्लास सोलिडारिटी एंड सम ऑफ सच आज नरेंद्र देवा ये जो है बासवंत सिंह एडवोकेटेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मार्क्सिज्म एंड रिफॉर्मिस्ट सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि हमें मतलब ऐसे जो बाकी पार्टीज होती है इनके बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो यूपीएससी ऐसी पूछ लेती है। देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंस। तो ये जो एक्ट था 1919 का, इसके बारे में मतलब क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, मतलब इसके तहत जो हमारा एक्ट था 1919 का, इसके तहत सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, ये इसके बारे में बताया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसके बारे में इसमें डेफिनेशन क्लियरली डेफिनेशन कर दी थी, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड स्टेट ऑफ इंडिया एंड वॉइसरॉय। ठीक है, मतलब जो हमारे पावर जो भारत मंत्री जो होते थे और वॉइसरॉय जो होते थे, इनके बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके बारे में ये बताया गया था इसमें इंफॉर्मेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए एक बात तो पहले बता देते हो, 2015 का जो पेपर था ना, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें डी ऑप्शन जो था वो डायरेक्टली नन ऑफ द अबव बताया गया था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर यूपीएससी 2017 में आते हैं और अगर ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको कोई फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। और ये जो एक्ट था इसके बारे में हम इसका आंसर देख लेते हैं, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट था इसका जुरिस्डिक्शन 1919 के एक्ट के तहत बताया गया था, और इसने ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स ये इसको इसमें डिस्टिंक्शन कर दिया था इन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, और इसी को डायरकी कहा जाता था। और ये भी एक यूपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने बहुत बार पहले पूछा जा चुका है कि डायरकी कौन से एक्ट की वजह से प्रोविंस में लाई गई थी। तो इसका आंसर है 1990 एक्ट, दैट इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। सीपीआई आईडब्ल्यू जो है ये इनमें से किसके द्वारा लाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन दिए गए आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आफ्टर दैट लेबर ब्यूरो एंड लास्ट ऑप्शन इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। डीओपीटी, लेबर ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो लाया जा फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स वो लाया जाता है लेबर ब्यूरो द्वारा, ठीक है। ये एक डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने पूछ लिया था, तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो एक देख लेते हैं। इसका जो बेस ईयर है अभी के लिए वो है 2001, ठीक है, 2001 है इसके लिए अभी के बेस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, आइस क्यूब एक 2015 में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो न्यूज में था उस समय, तो इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो देखिए क्या है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर एनकम्पासिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, ठीक है, ये न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट था। नेक्स्ट इज इट इज अ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर द डार्क मैटर, ठीक है, डार्क मैटर सर्च करने के लिए टेलीस्कोप है, ऐसा बी स्टेटमेंट था। एंड थर्ड स्टेटमेंट वाज इट इज बरीड डीप इन द आइस, ठीक है, मतलब ये जो है आइस क्यूब ये आइस के नीचे बहुत ही अंदर डीप बरी किया जा चुका है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट था। तो इनमें से कौन से करेक्ट है, तो इसके डी दैट इज ऑल तीनों स्टेटमेंट जो ये बात करेक्ट है जी। हमने आइस क्यूब के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, अभी तो ये न्यूज में नहीं है, तो आप चाहे तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ हमारा। देखिए सिक्स क्वेश्चन है, द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द सैनिटरी एंड phytosanitary measures and the peace clause appears in the news frequently in the context of affairs of डी, मतलब ये जो तीन जो टर्म्स है वो किससे रिलेटेड है, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर है, तो इस वजह से हमें लग सकता है कि ये एफएओ दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा, लेकिन ये बात नहीं है, दैट इज ए नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज यूएनएफसीसीसी के बारे में है ये, तो ये भी नहीं है, दैट इज यूएनएफसीसी ट्रिपल सी के बारे में भी नहीं है, ये है वर्ल्ड WTO के बारे में, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये पीस क्लॉज, और ये उस समय न्यूज में था। और साथ ही साथ मतलब यूपीएससी ने इस पर मेंस में भी उस साल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मेंस में भी इस पर क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए ये कुछ बातें हैं, मतलब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करने, तो इससे हमें मेंस में भी क्या आता है ये भी पता चल जाता है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना उनको रिपीट भी करता रहता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये याद रखिए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज, ये होता है WTO के रिलेटेड, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू द एनएफसी दैट इज नियर फील्ड कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो इनमें से एनएफसी के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इट इज अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स, ठीक है, ये मतलब ये सबसे पहले तो कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड जो है वो इसका यूज करती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज एनएफसी इज डिजाइंड फॉर यूज बाय डिवाइसेस which can be at a distance even of a 1 meter from each other, ठीक है, मतलब NFC जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे भी यूज किया जा सकता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज NFC कैन यूज इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब NFC जो है वो इंक्रिप्शन का यूज करता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो सेंड की जा रही है एक जगह से दूसरी जगह वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में, दैट इज अनेबल टू डिकोड, ऐसे ये फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड की जाती है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एनएफसी जो होता है ना वो उसकी जो डिस्टेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए वो यहाँ पे 1 मीटर कहा गया है, ठीक है, 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, तो ये इतना ज्यादा नहीं होता है एनएफसी का। ब्लूटूथ का 1 मीटर होता है, लगभग 1 मीटर, लेकिन एनएफसी का जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो था वो इनकरेक्ट हो गया, और सेकंड इनकरेक्ट होने की वजह से देखिए हमारे दो ऑप्शन जो है वो दैट इज ए एंड बी ये इनकरेक्ट हो गए, तो अभी बचते सी और बी, और उसमें से भी कहा गया कि 3 जो है ये बात तो पक्का सही है, ठीक है, मतलब ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन भेजता है, और बस हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड में भेजता है या नहीं, तो ये बात सही है। तो इसका आंसर है सी दैट इज ए एंड 1 एंड 3 करेक्ट। तो देखिए आप एनएफसी के बारे में जानते ही होंगे, एनएफसी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी अच्छे से अभी न्यूज में है, मतलब अभी भी आप लोग इसको यूज करते होंगे मोबाइल फोन्स में, तो यही टेक्नोलॉजी है ये। NFC, near field communication, abbreviated NFC, is a form of contactless communication based on electromagnetic radio fields between devices like smartphones and tablet, ठीक है, मतलब ये कैसे यूज करता है कि आपने अभी हमारे यहाँ पे देखा होगा कि ऐसे हम ATM कार्ड्स वगैरह भी लाने वाले जो मतलब सिर्फ एटीएम के सामने से ऐसे हम उनको स्वैप करेंगे तो ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन में शेयर हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसा ये NFC टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन, द एरिया नोन एज गोलन हाइट समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू, मतलब ये गोलन हाइट जो है ये कहां से बिलोंग करता है, ऐसा स्टेटमेंट है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रल एशिया, नेक्स्ट इज मिडल ईस्ट, आफ्टर दैट
साउथ ईस्ट एशिया एंड नेक्स्ट इज सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, तो एक बात तो है कि गोलन हाइट जो है ये अफ्रीका में नहीं है, मतलब डी जो है ये ऑप्शन नहीं है, ये एशिया में ही है। ठीक है, तो एशिया में इन तीनों में से कहाँ पे है, तो इसका आंसर है बी, दैट इज मिडल ईस्ट में है। गोलन हाइट जो है वो सीरिया में। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये सीरिया, और सीरिया में मतलब मेन जो प्राइमली ये सीरिया में, और सीरिया में ये देखिए इसका ऐसे बहुत ही मतलब ये फैला हुआ है, तो यहाँ पे मेनली ये मिडल ईस्ट पे। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर है बी, तो ये मिडल ईस्ट। ठीक है, आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाइज, मतलब मींस क्या होता है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इसका मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट क्या है, बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी नोट्स इनटू गोल्ड। ठीक है, ये हमारा जो होता है ना नोट पे लिखा हुआ होता है, ऐसे होता है ये, लेकिन ये इसका मतलब कन्वर्टिबिलिटी नहीं होता। ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी ये ए नहीं है। नेक्स्ट इज अलाउिंग द वैल्यू ऑफ द रूपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस। ठीक है, मार्केट फोर्सेस से जो हमारी रूपी की वैल्यू जो है उसको फिक्स करना है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब जो हमारे रूपी टू डॉलर, डॉलर टू रूपी, या फिर रूपी टू पॉन्ड्स, ये जो कन्वर्जन होता है वो इजीली हो सके, ऐसे बारे में सी। और नेक्स्ट इज डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया। ठीक है, ये हमारे देश में इंटरनेशनल करेंसीज के लिए मार्केट उपलब्ध कर देना, ऐसे ये डी स्टेटमेंट है। तो इसमें से आंसर क्या है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, तो इसका आंसर है सी, दैट इज फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू दी अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, 9 है, 9 का आंसर का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मीडिएवल इंडियन स्टेट और उनके प्रेजेंट रीजन। ठीक है, तो ये एक मीडिएवल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये ऑप्शंस दिए गए। चंपका ये सेंट्रल इंडिया में है, ऐसा ऑप्शन है। नेक्स्ट इज दुर्गरा ये जम्मू में है, एंड कुलुता ये मलबार में है, ऐसा ऑप्शन दिया गया था। तो इनमें से कौन से करेक्ट है, तो जी देखिए ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि मुझे ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पसंद नहीं आते, मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, दैट इज टू ओनली, मतलब ये जो दुर्गारा ये जो है ये सिर्फ जम्मू में है, लेकिन ये बाकी जो है ये चंपका ये कहा गया था हमें सेंट्रल इंडिया में, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में, और ये कुलुता जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे मलाबार दैट इज साउथ इंडिया में कहा गया था। तो इसका आंसर है बी, दैट इज टू जो है, यही बात यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 11th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, वमसद्रा, नेक्स्ट इज इंद्रावती, प्राणहिता एंड पेन्नार। तो इनमें से कौन सी रिवर जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए कुछ जो रिवर्स हाल फिलहाल में न्यूज में होती है उनकी ट्रिब्यूटरी या फिर बाकी इंफॉर्मेशन यूपीएससी पूछता है, इस वजह से हमने कहा है कि जो इस साल की पूरी जो हमारी सभी रिवर जो है, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की रिवर जो हमारी है, चिनाब, झेलम, इंडस या फिर रावी, बियास, सतलज, इनके बारे में अच्छे से देख लीजिए, उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, राइट ट्रिब्यूटरीज, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लीजिए, हो सकता है ये इस बार साल पूछ लिया जाए। तो इनमें से कौन सी रिवर जो है वो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो है, ये दोनों जो है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ ये नहीं है, इंद्रावती और प्राणहिता, ये दैट इज बी जो है इसका आंसर है, डी जो है इसका आंसर है, दैट इज 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, तेलीपेरू, देन वैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा एंड दुधना, और इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज है प्रवरा, मांजीरा, पेडा, वगु, देन मिन्नर एंड किरेनसेरी। ठीक है, ये ऐसी कुछ 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 तो नाम मतलब हमें यूपीएससी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये कुछ कुछ बहुत छोटी नदियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 12th क्वेश्चन। व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट हैज टू बी पास्ड बाय, मतलब अगर जॉइंट सिटिंग अगर बुलाई जाए किसी बिल के लिए, तो ये जो बिल होता है उसकी पासिंग की प्रोसीजर कैसी होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब सिंपल मेजोरिटी चाहिए। नेक्स्ट इज 3/4 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब यहाँ पे पहले बताया सिंपल मेजोरिटी, यहाँ पे कहा गया 3/4 मेजोरिटी। नेक्स्ट इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस। ठीक है, 2/3 यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 2/3, और लास्ट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो जी इसका अगर मतलब जो ज्वाइंट सिटिंग हो गई, तो इसके लिए आंसर होना चाहिए वो है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए होती है, और इसी वजह से यहाँ पे लोकसभा को अपर हैंड मिल जाता है। तो इसके बारे में हमने कुछ यहाँ पे फैक्चुअल जो रेगुलर इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड किए, देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉलिटी के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया, इफ अ बिल हैज टू बी रिजेक्टेड, हैज बीन रिजेक्टेड बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इफ मोर देन 6 months have escaped, the president may summon the joint sitting for the purpose of passing of the bill. The bill is passed by simple majority of the joint sitting. Such sitting is summoned by president. ठीक है, president द्वारा ये sitting summon की जाती है to settle the deadlock between the two houses on the bill. The bill is passed by simple majority, that is majority of the number of members present and voting. ठीक है, 51% majority चाहिए, है ना, simple majority means. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 13th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो भी पाए जाते हैं, और साथ साथ डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो भी पाए जाते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट चाहिए मीन्स क्या है कि वो एक सी शोर जो है उसके साथ बाउंड्री शेयर होना चाहिए, ऐसे ये हो, हम ऐसे इसको कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ एवरग्रीन फॉरेस्ट चाहिए मीन्स क्या है, तो हमारा ये जो रीजन है वो इक्वेटर से ज्यादा पास होना चाहिए, ठीक है। इक्वेटर से कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पे होते हैं ना अक्सर, मतलब अक्सर वहां पे पाया जाए, तो ये इक्वेटर के पास होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। और डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, तो देखिए नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज ये आंध्र प्रदेश जो है वो काफी ऊपर चला जाता है हमारे इक्वेटर से। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट बंगाल, बंगाल तो काफी बहुत ही ऊपर चला जाता है। देन सौराष्ट्र, सदर्न सौराष्ट्र, ये भी नहीं। और हमारा लास्ट ऑप्शन दिया गया अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये तो हमारे मतलब 8 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री कुछ ऐसा है ना हमारा अंडमान निकोबार, नहीं 10 डिग्री से ऊपर है, 15 तक है। तो इस वजह से मतलब यहाँ पे जो है ना अंडमान निकोबार में ये हो सकते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, दैट इज अंडमान एंड निकोबार में ये तीनों जो फॉरेस्ट के टाइप्स है वो पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से टाइप ये है हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। और ये एक इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट है, द प्रेजेंट फॉरेस्ट कवरेज इज क्लेम टू बी 86.2% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, ठीक है। मतलब देखिए कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे फॉरेस्ट अभी अवेलेबल है। तो आप ये चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो था हमने रिसेंटली 2014 के पेपर में, आई थिंक थर्ड जो डे था हमारा, उसमें भी कवर किया था। तो हम जो कह रहे हैं कि हमें पेपर सॉल्व करने हैं, वो क्यों करने हैं, तो इसी वजह से देखिए क्यों कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो डायरेक्टली यूपीएससी रिपीट कर देता है। मतलब ये एक क्वेश्चन हो गया। हमने एक और क्वेश्चन देखा था कि उड़िया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली रिपीट हो गया। देखिए एक क्वेश्चन अगर दो क्वेश्चन भी हमारे रिपीट हो गए, एक या दो क्वेश्चन रिपीट हो गए, 2 या 4 मार्क्स, देखिए यूपीएससी के लिए 2 या 4 मार्क्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। 2 या 4 मार्क्स छोड़िए, 1 या आधा मार्क्स भी कभी कभी हमें पास या फिर फेल इस कैटेगरी में छोड़ सकता है। तो ये जो पेपर है ये इस वजह से हमें सॉल्व करने। तो देखिए ये कौन से इनमें से किंगडम है जो बुद्धा के लाइफ से रिलेट करता है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज अवंती, नेक्स्ट इज गंधारा, नेक्स्ट इज कोसल एंड लास्ट इज मगध। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा, मतलब ये जो ऑप्शन है ना ये भी यही दिए गए थे। और इसका आंसर है 3, दैट इज कोसल एंड मगध जो है, यही इसके बारे में सही आंसर है, डी है इसका आंसर। तो ये आप चाहे तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is associated with the issue of the control of phasing out of use of ozone depleting substance, ठीक है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के बारे में इनमें से कौन सा जो फैक्ट है जो है वो मतलब सही है। तो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के बारे में कौन सा है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जी नहीं, ये आई थिंक वर्ल्ड बैंक जो हमारा आईबीआरडी और आईएमएफ इसके बारे में है ये। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है बी, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले वियना कन्वेंशन आया था और उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, ठीक है। और मतलब ये जो है वो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस से रिलेट करता है। ब्रेटन वुड जैसे कि हमने कहा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से रिलेट करता है। क्योटो प्रोटोकॉल इज अबाउट कटिंग इमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस एंड नगोया प्रोटोकॉल इज अबाउट बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द गेन्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ये चारों जो है इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, चारों बातें इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से हमने बाकी जो स्टेटमेंट पे इसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, क्योंकि अगर दूसरा भी कोई पूछा जाए जो हमारे बाकी ऑप्शंस दिए गए थे तो भी हमारे लिए इसमें से हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 16th नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू, मतलब जो हमारे किंग थे बाबर किंग, तो इनके इंडिया में आने से इनमें से कौन सी बातें हो गई थी, ऐसा ये करेक्ट बताना है। तो इनमें से कौन सी बातें हो गई थी, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन इन द रियंस और आर्किटेक्चर, ठीक है। मतलब आर्क एंड डोम स्ट्रक्चर जो था वो हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे तिमुरिड ये डायनेस्टी बनाई गई थी, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, देखिए ये जो गन पाउडर जो है ना ये बाबर की वजह से नहीं, ये मंगोल जो लोग थे ना, मंगोल लोग, इनकी वजह से हमारे यहाँ पे आया था। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात इनकरेक्ट है और फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो देखिए तीनों जो स्टेटमेंट है दैट इज ए, सी एंड डी, ये तीनों चले जाते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है वो है बी, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, दैट इज 3 ओनली। इसके बारे में हमने यही बताया कि जो चाइनीज जो मंगोलियन, आई थिंक वही मंगोल्स, हाँ मंगोल लोग जो थे वो इनकी वजह से ये आया था। तो ओनली ऑप्शन पॉसिबल ऑप्शन आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस द, मतलब नीति आयोग किसको रिप्लेस करने वाला है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन इस साल यूपीएससी ने पूछा था। एक्चुअली हुआ क्या था, ये मतलब इस साल के पेपर के बाद मेरे एक फ्रेंड के भाई, जो छोटे भाई ने उसके फ्रेंड को पूछा, उसके फ्रेंड मतलब जो मेरे फ्रेंड का छोटा भाई था ना, उसने कहा था कि भैया अगर आपके यूपीएससी में इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं तो क्यों ऐसे, मतलब इतने कम बच्चे क्यों यूपीएससी में पास होते हैं। अब हम उसको क्या बताए ना कि बाकी क्वेश्चन कैसे होते हैं।
तो देखिए नीति आयोग किसको रिप्लेस करने वाला है, आप डायरेक्टली इसका आंसर जानते हैं, प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 18 क्वेश्चन। व्हाट इज रियो 20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज। तो ये रियो 20 कॉन्फ्रेंस जो है वो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इट इज अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये WTO से रिलेट करता है, रियो प्लस रियो 20 ऐसा ये बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब ये UNFCCC की मीटिंग थी, ऐसा ये सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब ये CBD की मीटिंग थी, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो देखिए ये जो रियो 20 कॉन्फ्रेंस है ना, ये सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारी जो जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं ना, उसका ये 20 साल पूरे हो गए थे, इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस ली गई थी। इट इज अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ए है इसका आंसर। तो देखिए इसको रियो 2012, रियो 20 या फिर अर्थ समिट 2012 इस नाम से भी जाना जाता है। और ये कब रियो में, दैट इज ब्राजील में ये कंडक्ट कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 19 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। ठीक है, मतलब सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसा बी स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है जी? देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, आप तो ये बात जानते होंगे। लेकिन ये सेकंड जो है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारे सिविल सर्विसेज बोर्ड के जो ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं ना, वो हमारे एक सेक्रेटरीट होते हैं। ठीक है, कौन से, तो कैबिनेट सेक्रेटरी वो होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। तो इसका आंसर है 1 and 2 बोथ करेक्ट, दैट इज नाइदर करेक्ट। करेक्ट पूछा था ना, तो नाइदर करेक्ट, दैट इज डी है इसका आंसर। तो यहाँ पे हमने वही बताया, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ, मतलब ये जो गोल्डीलॉक्स जोन, ये जो टर्म है ये किसके बारे में है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ना मैं इसका इस क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूँ। उन दिनों क्या हुआ था, मतलब सबसे पहले जो हमारे तब के RBI गवर्नर थे रघुराम राजन सर, इन्होंने ये जो टर्म है ना, ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर करते वक्त ये टर्म यूज की थी। ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन्स, मतलब हमारे RBI गवर्नर ने यूज किया हुआ एक वर्ड को UPSC ने, मतलब उनके स्पीच में यूज किया हुआ एक वर्ड को UPSC ने हमारे बाकी कंटेक्स्ट में ऐड किया था। ठीक है, इस गोल्डीलॉक्स जोन पे उस समय हिंदू में एक बहुत ही बड़ा एक आर्टिकल भी आया था, और उस वजह से ये क्वेश्चन तब, मतलब ये जो लाइन है तब न्यूज में था, और UPSC ने इस पे जो हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन पूछ लिया था। तो देखिए गोल्डीलॉक्स जोन किससे रिलेट करता है, ऑप्शन दिया गया है द लिमिट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल जोन अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब हैबिटेबल जोन। ठीक है, हैबिटेबल, सॉरी हॉरिजॉन्टल कह दिया, हैबिटेबल जोन है ये, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर शेल गैस इज अवेलेबल, जहां पे शेल गैस अवेलेबल होता है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस, मतलब ये यहाँ पे सर्च कर रहे हैं हम। एंड नेक्स्ट इज सर्च फॉर द मटेरियल्स कंटेनिंग प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, तो इनमें से क्या है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर जो है ना, आई थिंक यहाँ पे गलत बताया, ये जो है ना ये हैबिटेबल जोन होता है। ठीक है, इन एस्ट्रोनॉमी, तो ये है इसका आंसर। देखिए ये यहाँ पे गलत हो गया शायद, तो ये हैबिटेबल जोन है। ठीक है, तो हैबिटेबल जोन मींस क्या, तो जहाँ पे मतलब सन की जो क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर जो है ना हमारा रहने के लिए अच्छा होता है, मतलब नॉट टू हॉट या फिर नॉट टू कोल्ड, ऐसा ये हैबिटेबल जोन जो होता है इसको गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। आई थिंक ये जो है ना ए नहीं, ये यहाँ पे ए चाहिए, सी हो गया ये यहाँ पे ए चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। जी हमने कहा था कि हमें जो इंपॉर्टेंट पर्सन जो है ना, जैसे राष्ट्रपति हो गए, वाइस हमारे उपराष्ट्रपति हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर की मन की बात प्रोग्राम होता है, साथ ही साथ कभी कभार CGI के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, तो वो सुना कीजिए, क्योंकि इनमें से ना हमें UPSC के मेंस के लिए भी फॉर्डर मटेरियल मिलते हैं। और जैसा कि हमने अभी देखा गोल्डीलॉक्स जोन, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो UPSC इन प्रोमिनेंट हमारे पर्सन के कुछ स्पीचेस में से यूज कर लेती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, आपको ये हेल्पफुल रहा होगा तो थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।